हेलो नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आज के इस क्यूज क्लासेज में। हम लोग आज पूरी तरह एक्साइटेड हैं। आज ग्रुप डिस्कशन का कौन दिन है? आज तीसरा दिन है और हम लोग पूरी उत्साह पूर्वक के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं। और इसमें ये भी भतीजा है, गोलू कुमार आज आया है और इसलिए हम लोग आज ज़्यादा खुश हैं। और हम लोग बेहतरीन तरीके से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बिहार सरकार ने फिर वैकेंसी दे दिया है बिहार पुलिस का। तो वर्दी को चाहने वाले जो भी हैं वो क्या करेंगे गोलू कुमार? अपना जुनून हौसला को बढ़ाएंगे, अपना वो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यस, बिल्कुल राइट। अपनी मंजिल को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? जुनून सा जगाना पड़ता है, हौसला, हिम्मत। खुद पर यदि विश्वास हो तो वही विश्वास आदमी को अपने मुकाम पर लेकर जाता है। तो कहा जाता है जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो किसी भी काम को ठानने से होता है, यदि ठान ले तो सब कुछ संभव है। तो कहते हैं क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। इसलिए कभी हारना नहीं है, हमेशा जीत का जुनून दिल में बैठाए हुए अपनी मंजिल के प्रति अग्रसर होते रहना है। और छोटे छोटे लक्ष्य को दिन में टारगेट करके एक नई मुकाम, नई मंजिल, अपने गोल की तरफ हम लोगों को बढ़ना है। चलिए आज की क्यूज को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा आज कितना तारीख है? 10 तारीख। पहले हम लोग करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तो करेंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हम सभी के सामने। हाल ही में विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया? 9 जून को। विश्व मान्यता दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। पूछा जाएगा परीक्षा में विश्व मान्यता दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? 2 जून को। 2 जून को तेलंगाना 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस। यानी तेलंगाना भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से कटकर अलग राज्य के रूप में सामने आया। और भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और चलिए विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। रूसी भाषा दिवस 6 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। 8 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया। विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। रूसी भाषा दिवस 6 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। साइकिल दिवस 3 जून। तेलंगाना दिवस 2 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। चलिए हाल ही में जम्मू कश्मीर के भगवान बंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर जो कि भारत का संघ शासित प्रदेश है और यहाँ पर जो है भगवान बंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा। बंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन जो किया मनोज सिन्हा ने किया है। ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की? मालदीव ने क्या किया? अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी किया। हाल ही में जारी ऐसी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा? तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने क्या किया? सभी जिला में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। और
अब देखा जाए तो तेलंगाना ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। ये उतना मुश्किल नहीं है, तेलंगाना ठीक है। हाल ही में कॉन्कर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है नियुक्त हुए हैं? संजय स्वरूप। संजय स्वरूप। हाल ही में फारूक मेहता का निधन हुआ है, वो कौन थे? संजय स्वरूप लेखक अभिनेता थे, अभिनेता। हाल ही में फारूक मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता थे। फारूक। हाँ, अब देखो तंजानिया में पहला IIT मद्रास का कैंपस खुलेगा। तंजानिया में पहला IIT कैंपस का मद्रास का कैंपस खुलेगा। अब है हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग्स 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग्स 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। आज का करंट अफेयर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्जाम की दृष्टि से, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या BPSC शिक्षक भर्ती हो, सभी एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पहली बार करंट अफेयर्स 2 दिन करंट अफेयर्स नहीं लिए थे। आज से करंट अफेयर्स की शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें। और हाल ही में भारत फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? UAE यानी यूनाइटेड अरब और अमीरात जिसे कहा जाता है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ब्रिटेन। हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले मेजबानी करेगा? ब्रिटेन। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। तो चलिए बीच बीच में हम जैसे डेट, अच्छा बोलो तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। हाँ सही बात, 1 जून। और तेलंगाना दिवस? 3 जून साइकिल दिवस। तेलंगाना दिवस। हाँ चलो, अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन हार्वर्ड के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CEO नियमित हुए? ऋतु कालरा। हाल ही में कौन हार्वर्ड के वित्त विभाग की उपाध्यक्ष और CFO नामित हुई है? ऋतु कालरा। करंट अफेयर्स का आज का जो अथी है वह करंट अफेयर्स हो गया। अब अगला जो मेरा मतलब 2022 का करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण है, लेकिन 2023 का जनवरी का करंट अफेयर्स आपको पर डे स्टडी जीत के YouTube चैनल पर दिया जाएगा। तो 2022 यानी जनवरी माह से ये भी करंट अफेयर्स मिलेगा क्यूज के माध्यम से, जो उसका स्पेशल वीडियो आएगा। कल से हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे 2023 का जनवरी माह का फुल करंट अफेयर्स 1 डे में 1 माह उसको कंप्लीट किया जाएगा स्पेशल वीडियो में। तो अब अगला है, हम लोग करेंगे फिजिक्स करेंगे। जो चैप्टर रहेगा आज का हमारा चैप्टर है मात्रक एवं बीमा, यानी यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा बीमा। तो चलो बोलो, भौतिक राशियाँ हम किसे कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक राशियाँ वह राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, या जी मतलब कि वैसी राशियाँ जिसे हम, भौतिक राशियाँ मतलब क्या, जिसे हम थोड़ा टच कर सके, मापन किया जा सके और जिनका मापन किया जा सके, उन्हें संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? वो तो मात्रक हो गया। चलो चलते हैं। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिनका मापन किया जा सकता है तथा जिनके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब है मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए राशियों की आवश्यकता होती है, जिसमें संख्यात्मक मान और मात्रक चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि चावल ले जाएंगे दुकान पर, तो क्या बोलेंगे? केजी चावल लीजिए। केजी चावल बोलेंगे तो देगा, कितना केजी देगा ये तो पता नहीं है, यानी 2 केजी चावल दीजिए या 5 केजी चावल दीजिए। इसमें क्या सब आया? संख्यात्मक मान भी आया और मात्रक भी आया। भौतिक राशि हम कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में, जिस चीज़ को हम टच कर दें वो भौतिक राशियाँ। जैसे हम बगल में ऋषि देव बैठा है, इसको टच किए, भौतिक राशि। बगल में लैपटॉप है, इसको टच किए, भौतिक राशि है। यही ना है?
यानी टच मी का बोध जहाँ भी हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि। टच मी जहाँ आ गया भौतिक राशि। ठीक है। अब है भौतिक राशियों की मापन की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी, जो कौन सी पद्धति थी? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस का मतलब होता है सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर, सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर। इसे मीटरी पद्धति कहा जाता है। मीटरी मतलब क्या? इसमें मीटर लगा हुआ है, जिसमें मीटर लगा हुआ वह मीटरी पद्धति है। सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब सीजीएस पद्धति था यह फ्रांस में प्रचलित था। सीजीएस पद्धति कहाँ प्रचलित था? फ्रांस में। C4 कौन सी होगा? सेंटीमीटर। G4 ग्राम, G4 ग्राम यानी द्रव्यमान। S4 सेकेंड यानी समय। उसके बाद बोलो, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीजीएस को क्या कहा जाता है? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति का। सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम, उसके बाद S4 सेकेंड यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, एमकेएस होता है। यह सब मतलब मापन की एक प्रणाली प्रचलित थी पहले दुनिया में। पहले एक अनोखा मतलब मात्रक प्रचलित था, जिससे होता क्या था? भारत में कुछ और मात्रक है, अमेरिका जाइएगा कुछ और था, ब्रिटेन लंदन मतलब कुछ और था। यानी दुनिया के कई देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक प्रचलित थी। फिर जाकर के एक इंटरनेशनल क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। जो सम्मेलन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसमें कहा गया क्या? ऐसा कुछ किया जाए कि पूरे दुनिया का मात्रक सेम हो। तो उस पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वहीं से आया, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पद्धति कहते हैं। तो सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह एक सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में पूरे तीनों मात्रक को क्या किया? मर्ज करके एक मात्रक बनाया, एसआई मात्रक, जिससे पूरी दुनिया में एक ही मात्रक को फॉलो किया गया। ठीक है। तो सीजीएस हो गया। अब है उसके बाद एफपीएस। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब लंबाई, लंबाई के लिए फुट का प्रयोग किया जाता था, द्रव्यमान के लिए पाउंड का, और समय के लिए सेकेंड का हर जगह किया जाता था। अब है एमकेएस। एमकेएस मतलब हो गया एम से मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो बाकी सभी जगहों पर 90% जगहों पर कौन सी चलता था? एमकेएस। उसके बाद 5% जगहों पर एफपीएस और 5% जगहों पर सीजीएस चलता था। अब देखा जाए कि सन 1971 में हमने अभी कहा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आधारी और संपूरक। आधारी की कुल संख्या, आधारी मात्रक की कुल संख्या 7 होती है, और संपूरक मात्रक की कुल संख्या 2 होती है। और 7 जो होती है आधारी मात्रक की संख्या, जिसमें लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर। द्रव्यमान का मात्रक? किलोग्राम। किलोग्राम। समय का मात्रक? सेकेंड। तापमान का मात्रक? टेम्परेचर। केल्विन। केल्विन। टेम्परेचर तो उसका इंग्लिश वर्जन हो गया। यानी तापमान को हम केल्विन से मापेंगे, धारा को हम एम्पियर से मापेंगे, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से। फिर से सुना जाए, लंबाई को मीटर से, लंबाई को मीटर से, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को कैंडेला, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकेंड, तापमान को केल्विन से, केल्विन से, धारा को ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, धारा को कैंडेला। क्या बोल रहा है? धारा को पता नहीं। धारा को एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी, पदार्थ की मात्रा पदार्थ, मोल, मोल, मीटर को एम बोलते हैं, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को एस, केल्विन को के, एम्पियर को ए, कैंडेला को सीडी, मोल को एमओएल। ठीक है। अब है संपूरक मात्रक में हो जाएगा समतल कोण को रेडियन से मापा जाता है, समतल कोण को रेडियन से, और उसके बाद ठोस कोण को एस्टेरेडियन, ठोस कोण को एस्टेरेडियन से। अब है, अच्छा बोलो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हम लोग पढ़े हैं बचपन में भी, क्षेत्रफल बराबर लंबा। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल यदि पूछ दिया है, आयत का क्षेत्र, अच्छा चलिए आयत ले लेते हैं। ऊंचाई कहाँ से आया आयत में? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का यदि क्षेत्रफल पूछ दिया तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो चलिए यहाँ पर आयत नहीं आना चाहे कोई बात नहीं है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का चर्चा है तो क्या नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल बराबर अच्छा ये एक क्वेश्चन इस पर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। फिजिक्स को यहीं पर रखा जाए। अगला जो है हमारा टॉपिक है बिहार जीके प्लस झील, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टैटिक जीके हम जीके की ओर हम लोग चल रहे हैं। बिहार जीके प्लस झील। बोलो, हम लोग बिहार के वासी हैं, हम बिहार के वासी हैं। ये हमें गर्व की बात है कि हम उस बिहार में रह रहे हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध ने क्या किए? ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति किए। और ये ऐसा बिहार एक ऐतिहासिक धरती है और उस धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं। गर्व की बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। कहा जाता है एक बिहारी सौ पे भारी, एक बिहारी सौ पे भारी। सौ पे भारी। तो 100 पर भारी कैसे बनेंगे? संघर्ष है कि वैसे बन जाएंगे? नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए ना। उसके लिए संघर्ष जारी है। हो चुकी आगाज रण की, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ना थकेंगे ना रुकेंगे, बस चलते ही रहेंगे। चलते रहना ही जीवन है, रुक जाना क्या है? मृत्यु है। थक करना हार मंजिल के मुसाफिर। अब मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मज़ा किसको किसको आ रहा है? सबको आ रहा है, आनंद आ रहा है फुल। तो बिहार जीके की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा एक्साइटेड है? आर यू एक्साइटेड फॉर बिहार जीके? तो बिहार जीके आज पढ़ा जाए। तो बिहार जीके में हम लोग सबसे पहला सवाल है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च 22 मार्च। विश्व महिला दिवस 8 मार्च। विश्व महिला दिवस 8 मार्च। विश्व महिला दिवस 8 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार का जो स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। उड़ीसा से कट करके बिहार का स्थापना हुआ था। और पूछा जाएगा कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिल्कुल राइट। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कटकर झारखंड अलग हो गया था और बिहार अलग प्रांत और झारखंड अलग प्रांत के रूप में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सामने आया। अब है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को ही पुष्पपुरी कहा जाता था, कुसुमपुरी कहा जाता था। यस या नो? पुष्पपुरी या कुसुमपुरी या पाटलिपुत्र पटना का ही प्राचीन नाम था। अब पूछा जाए कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? अच्छा, यहाँ से पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन थे यानी बेटा कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा अशोक सम्राट। तो चलिए हम लोग बिहार का चर्चा। अशोक का बेटा महेंद्र। तो पाटलिपुत्र हो गया। बिहार का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। बिहार का प्राचीन नाम पाटपुट। पाटपुट क्या था? पाटलिपुत्र। बिहार का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, हम लोग का हाई कोर्ट कहाँ में है? बिहार का हाई कोर्ट पटना में। हाई कोर्ट कहने का अर्थ हुआ उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई। समझ रहे हो? राजकीय भाषा क्या है बिहार का? बोलो। हिंदी। और दूसरा राजकीय भाषा हो गया उर्दू। पहला हिंदी दूसरा उर्दू। पहला हिंदी दूसरा उर्दू। पहला हिंदी दूसरा उर्दू। बिहार का जो राजकीय भाषा है, फर्स्ट नंबर में हो जाएगा हिंदी, द्वितीय नंबर में उर्दू हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा जाएगा राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पशु बैल। राजकीय पशु बैल यानी ऑक्स। बैल। राजकीय पक्षी गोरैया। बढ़िया ध्यान देकर बोलेगा, समझ गया, सुनेगा। राजकीय पुष्प कमल। नहीं, गेंदा। सॉरी।
राजकीय पशु बैल हो गया, जो कि 2013 से ही लागू हुआ। लेकिन पहले रीछ था, पहले राजकीय पशु था, रीछ था, लेकिन 2013 से कौन सी हो गया? बैल। बैल हो गया। उसके बाद राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल। वृक्ष यदि पूछा जाए राजकीय तो पीपल हो जाएगा। फूल पूछा जाएगा गेंदा। गेंदा हो जाएगा। अब पशु पूछा जाएगा बैल हो जाएगा। 2013 से पहले कौन सी था? रीछ था। राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पक्षी गोरैया। पहले नीलकंठ था, पहले नीलकंठ था। उसके बाद राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। उसके बाद राजकीय मछली मांगुर, मुंगेर न मांगुर होगा, समझ गया? मांगुर मछली खाया रे सुजीत कुमार? मांगुर। तो चलिए, जो हमारा जो राजकीय मछली है मांगुर है। राजकीय खेल हो गया कबड्डी। चल कबड्डी अइला, तबला बजैला, तबला में पैसा है, कंट्रोल। राजकीय खेल हो गया कबड्डी, राजकीय खेल कबड्डी हो गया। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं, यानी 38। और यदि पूछा जाए प्रमंडल की संख्या कितनी होगी? 9। प्रमंडल की संख्या 9 हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाएगा बिहार का मतलब चौहद्दी क्या है, तो कौन बोल देगा? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। एकदम बच्चा में हम लोग पढ़े हैं। उत्तर में नेपाल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बिहार के साथ। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो चलिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है गोलू कुमार? 94,163। 94,163 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल राइट। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का क्षेत्रफल यदि पूछ दिया जाए तो कितना होगा? 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल राइट। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। अक्षांशीय विस्तार यदि पूछा जाए बिहार का, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होगा। यह बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार है। फिर से इसको सुना जाए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार बिहार का पूछा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 मिनट 88 डिग्री 17 सेकेंड 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर होता है। देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर होता है। अब बिहार की सीमाएं की यदि बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कुल जनसंख्या कितना है? 10 40 99 452। 10 40 99, बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह हम लोग इसको जहन में मतलब बैठा लेना है। 10 40 99 452। 10 40 99 452। 10 40 99 452 बिहार का ये जनसंख्या हुआ जनगणना 2011 के अनुसार। पुरुष जनसंख्या की बात यदि की जाए तो 54 27 81 57। 54 27 81 57 पुरुष जनसंख्या। 54 27 81 57। 54 27 81 57। 54 27 81 57 पुरुष की जनसंख्या। कुल जनसंख्या हो गया 10 40 99 452। 10 40 99 452। 10 40 99 452 ये हो गया कुल जनसंख्या। उसके बाद पुरुष जनसंख्या हो गया 54 27 81 57। महिला जनसंख्या 49 82 12 95। 49 82 12 95 यानी 49 82 12 95। 49 लाख क्या बोलेंगे इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 49 करोड़ 82 लाख, सॉरी गलत हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 4 करोड़ 98 लाख 21,295। 4 करोड़ 98 लाख 21,295। इस तरह बोलने से अच्छा है मोबाइल नंबर की तरह बोलेंगे इसको। कैसे बोलेंगे? 49 82 12 95। 49 82 12 95। चलिए, जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व महिला दिवस, जल दिवस,
22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। एक बार जल दिवस सर्च मार लो तो, जल दिवस सर्च मार लो एक बार। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अब देखा जाए यहाँ पर जो लिंगानुपात होगा, बिहार का जो लिंगानुपात होगा वह कितना होगा? 918 महिला और 1000 पुरुष, यानी 918 रेशियो कितना है? 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अब है यदि लिंगा अनुपात की बात किया जाए, यानी सेक्सुअल रेशियो, बिहार का सेक्सुअल रेशियो यदि देखा जाए तो 1000 पुरुष पर कितना महिला है? 918 महिला। 1000 पुरुष पर देखो 918 महिला ही है, कम है। तो कुल साक्षरता दर जो है बिहार का 61.80% है। 61.80% है। पुरुष साक्षरता कितना है? पुरुष साक्षर 71%। 71%। पुरुष साक्षरता 71%। महिला साक्षरता 51%। महिला साक्षरता है 51%। साक्षरता की दर से भारत में स्थान 35वां है। बिहार का जो स्थान है पूरे इंडिया में साक्षरता की दर से कितना नंबर पर है? 35वां नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है शिक्षा के मामले पर? केरल है फर्स्ट नंबर पर, केरल। यदि केरल का राजधानी पूछा जाए तो कहाँ होगा? तिरुवनंतपुरम। यदि केरल का पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो कौन होगा? पी विजयन। यस। साक्षरता की दर से भारत में स्थान 35वां है और फर्स्ट स्थान पर केरल है। बिहार का स्थान पूरे इंडिया में 35 नंबर शिक्षा के मामले में, यानी साक्षरता के मामले में, और साक्षरता के मामले में केरल का स्थान पहला है। नगरीय समूहों की संख्या 14। नगरीय समूहों की संख्या बिहार में 14 है, यानी 14 है। महानगरों की संख्या 7 है। महानगरों की संख्या 7 है। प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। प्रमंडल की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। फिर पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, उसके बाद पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। जिला की संख्या 38। जिलों की संख्या है 38। जिलों की संख्या 38। प्रमंडल की संख्या 9। महानगरों की संख्या 7। नगरीय समूहों की संख्या 14। साक्षरता में 35 नंबर। साक्षरता में 35वां नंबर। अब जिला की संख्या 38। उसके बाद देखा जाए विकास खंड यानी ब्लॉक की संख्या 534। ब्लॉक की संख्या 534। ब्लॉक की संख्या 534। पंचायत कितना है? 84-74। 84-74 पंचायत 84-74 पंचायत। जिला परिषद की संख्या 38। जिला परिषद की संख्या 38। अच्छा, अभी देखा जाए पंचायत जो लिया गया है संविधान के पंचायत नंबर अनुसूची से लिया गया है? 11वां अनुसूची से, यानी 11 नंबर की अनुसूची से क्या लिया गया है? पंचायत के लिए उसमें प्रावधान है। आर्टिकल 14 है, उसके लिए आर्टिकल यदि देखा जाए तो 14 नंबर, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 है और अनुसूची 11 है। ये पंचायत के लिए है। संविधान में पंचायत के लिए यह रखा गया है अनुसूचित 11 को और आर्टिकल 14 को। जिला परिषद की संख्या 38। जिला परिषद की संख्या 38। जिला और जिला परिषद समान है। क्या? 38 और 38। जिला परिषद 38, जिलों की संख्या 38। ठीक है। नगर निगम की संख्या कितनी है? 11 है। नगर निगम की संख्या बिहार में नगर निगम की संख्या 11 है। नगर पंचायत की संख्या 86। नगर पंचायत की संख्या 86 है। विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 21 है। विश्वविद्यालय की संख्या 21 है। टोटल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 21, जिसमें सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की यदि बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने किया था, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, और जिसका विध्वंस यानी नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने उसका क्या था? विध्वंस कर दिया था। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का। यदि पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था और कहाँ से आया था जो कि पढ़ने आया था पहली बार? चीनी यात्री थे। हुएनसांग चीनी यात्री थे। किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग आए थे, जो कि पढ़ने आए थे, और उनका जो पुस्तक था, हुएनसांग का पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम था सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। नाम बड़ा अजीब है, सीयूकी। हुएनसांग का पुस्तक का नाम था सीयूकी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उसने बहुत सारे बात को बताया है।
गौतम बुद्ध के बारे में बताए थे। तो चलिए, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21 यानी 21 हो गया। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। मुख्य फसल जो पूछा जाएगा बिहार का हो जाएगा धान, गेहूँ, मक्का भी हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाएगा? चना भी हो जाएगा। धान, गेहूँ, मक्का और चना। और सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला फसल यदि पूछ दिया जाए तो कौन सी होगा? चावल। गेहूँ होगा। गेहूँ बिहार में? हाँ, बिहार में गेहूँ। वैसे गन्ना भी उपजाया जाता है बिहार में। फसल तो होने के लिए बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। उसके बाद और कौन सी है? चना हो गया। तो चलिए, बिहार भी हम लोग बिहार का आज यहीं पर रखेंगे, कंटिन्यू आगे अगले दिन से करेंगे। अब हम लोग उठा रहे हैं झील को, बिहार मतलब भारत के महत्वपूर्ण झील को। फिर ये अब दिया जाए, भारत के महत्वपूर्ण झील को हम लोग देखेंगे। बिहार जी के बाद है भारत की महत्वपूर्ण झील, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के महत्वपूर्ण झील में सबसे पहला क्वेश्चन है, वुलर झील किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में वुलर झील है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यानी जेके में वुलर झील है। डल झील, वुलर झील, शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग जेके में है यानी जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल, राकसताल, सातताल, भीमताल, देवताल उत्तराखंड। रेणुका चंद्र प्रभा और रेणुका चंद्र ताल और सूरज ताल हिमाचल प्रदेश। नैनीताल उत्तराखंड। इस पर वीडियो भी है, यानी ट्रिकी वीडियो भी है। स्टडी जीत के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें यदि आप 8 मिनट समय लगा देते हैं तो पूरा झील आपको लगभग 40 झील है दिमाग में फिट हो जाएगा। 8 मिनट लगाने से पूरा झील दिमाग में फिट। तो जिस झील के अंत में ताल लगा हुआ है वह जाएगा उत्तराखंड में। राकसताल, भीमताल, देवताल, सातताल उत्तराखंड। उसके बाद पूछा जाएगा सूरज ताल, चंद्र ताल, रेणुका, तो हिमाचल प्रदेश होगा, लेकिन इसमें भी ताल लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको ट्रिक देखना पड़ेगा। सीधा समझिए, रेणु नाम की लड़की किसको पसंद कर रही है? चंद्र को और सूरज को। तो रेणुका चंद्र को और सूरज को पसंद कर रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यानी रेणुका, चंद्र ताल, सूरज ताल हिमाचल प्रदेश होगा। और सिक्किम में कौन सा झील है? सिक्किम में चोलहामू झील सिक्किम हो जाएगा। चोलहामू झील सिक्किम हो जाएगा। मणिपुर में कौन सा झील है? ये वो झील का लोग बोलो, लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। कांवर झील पश्चिम बिहार किस राज्य में है? बिहार में है, यानी बेगूसराय में है। उसके बाद चिल्का झील चिल्का झील ओडिशा। कोलेरू आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, निजाम सागर आंध्र प्रदेश। उसके बाद नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। कोलेरू, पुलिकट, उसके बाद हुसैन सागर, निजाम सागर, उसके बाद नागार्जुन सागर, ये हो गया आंध्र प्रदेश। केरल में हो गया वेम्बनाड और अष्टमुदी। केरल का झील हो गया वेम्बनाड और अष्टमुदी। और देखिए, महाराष्ट्र में लोनार झील, गुजरात में नल सरोवर और नारायण सरोवर गुजरात में हो जाएगा। राजस्थान में हो जाएगा सांभर पुष्कर, जयसमंद, नक्की, पिछोला, देवर। इसका ट्रिक एक तो है, SPN जाय छोला खावे देवर के साथ, जो कि आपको वीडियो मिलेगा स्टडी जीत की यूट्यूब चैनल पर। हिमाचल प्रदेश में हो गया रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल। जम्मू कश्मीर हो गया वुलर झील, डल झील, शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, पेंगोंग जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जो झील है उसका एक बार फिर नाम बोलते हैं, वुलर झील, डल झील, शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, पेंगोंग और सुरिनसर झील भी है और आंचर झील भी है जम्मू कश्मीर में। चोलहामू सिक्किम में। नैनीताल, राकसताल, सातताल, भीमताल, देवताल ये सब है उत्तराखंड में। और राजस्थान में सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, जयसमंद झील, पिछोला झील और देवर झील ये सब राजस्थान में। गुजरात में नल सरोवर और नारायण सरोवर। चलिए, यह हमारा झील का जो टारगेट था वो भी हो गया। अब विटामिन हम लोग देखेंगे। विटामिन, चलो इसके झांसर का बुक कहाँ है? हम लोग विटामिन में देखेंगे। सबसे पहले सवाल पूछते हैं, तब तक तुम विटामिन इसमें से निकालो, मिल जाएगा। मौखिक सवाल है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? बाबुल कुमार, गाजर में। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? गाजर में। विटामिन सी किस फल में पाया जाएगा? विटामिन सी खट्टे फलों में, जैसे हो गया नींबू हो गया, उसके बाद आंवला हो गया, संतरा हो गया। देखिए इसमें क्या पाया था? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है।
तो विटामिन चैप्टर हम लोग का निकल चुका है। विटामिन का खोज सब किसने किया था? फंक ने। कब किया था? 1911 में। 1911 में विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन से शरीर को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन शरीर के लिए हमें अति आवश्यक है। जैसे हम लोग को शरीर में शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हम लोगों को विटामिन की भी आवश्यकता है। लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? B1 B2 B6 B1। अरे लड़का, ADEK होगा। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन BC। जल में घुलनशील विटामिन BC। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है? विटामिन ए गाजर में। विटामिन ए गाजर में पका हुआ, आम में पका हुआ, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, नींबू में विटामिन C, खट्टे फलों में विटामिन C। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा बोलो, तो दूध कौन सा जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण जमता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अच्छा, दूध की जो शुद्धता मापी जाती है किस यंत्र से? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किस माप से? लैक्टोमीटर से। ठीक है। अब विटामिन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए जो पाया, मतलब मुख्य स्रोत इसका हो जाएगा गाजर, हरी साग सब्जी, पका हुआ पपीता, पका हुआ आम, दूध, ये सब हो गया विटामिन ए का स्रोत हो गया। ये सब यदि हम लेते हैं यानी यूज करते हैं, खाते हैं, तो विटामिन ए हम लोग को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मुख्य रूप से हो गया दूध, हो गया फल, अंडा, मांस इत्यादि में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। सुस्ता गया है सब। एक दो अथी हो जाए मोटिवेशनल चीज़ हम लोग कर लेते हैं। एक दो को बोला जाता है एक काम पर यदि हम लोग एकाग्र फोकस कर लें तो तांडव मचा सकते हैं, जैसे भोला बाबा मचाते हैं। क्या? एक काम पर एकाग्र फोकस बड़ी सफलता की आहट है। एक काम पर एकाग्र फोकस बड़ी सफलता की आहट है। यदि लगातार पानी का बहाव बरसता रहे तो क्या होता है? नदी का रूप ले सकता है। तो छोटे छोटे काम करने से कॉन्फिडेंस जागृत होता है, उससे हौसला हिम्मत अफजाई होता है। नदी का रूप तो एक दिन लेवे करेगा। क्या? छोटा छोटा टारगेट अपने जीवन में फिक्स किया जाए और उस टारगेट को दिन में जागने के बाद ही उस लक्ष्य के प्रति यदि लगा जाए तो इंसान से कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। जिसने लक्ष्य को मतलब ठान लिया वो एक दिन कुछ बन गया, कुछ बन सकता है, कर सकता है यानी, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारित जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। हमको पढ़ना है तो खूब पढ़ना है, ये टॉपिक वो टॉपिक पढ़ना है, इतना करना है। कोई भी काम करना हो तो लगन से करना। लगन से। और सीखने के लिए बड़ा छोटा का उम्र होना चाहिए जी नहीं। जैसे प्यार में भी कहा जाता है ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो गाओ क्यों? ना प्यार का हो बंधन, जब प्यार करे कोई। उसके बाद क्या होता है रे? उसके बाद विटामिन ए होता है। चलिए, उसके बाद विटामिन ए होता है। विटामिन ए कौन सी में होता है? सबसे ज़्यादा गाजर में होता है। चलिए आइए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। चलो हंसी मजाक हो गया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम थायमिन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड या नियासिन भी होता है, इसका नियासिन भी होता है। विटामिन B5 का होता है नियासिन निकोटिनिक एसिड। चलिए, इसे विटामिन PP भी कहते हैं। विटामिन B5 को विटामिन PP भी कहते हैं। विटामिन B5 को विटामिन PP भी कहते हैं। और विटामिन B5 को हम इसका रासायनिक नाम बोलेंगे निकोटिनामिड होता है। निकोटिनामाइड या मिड बोल सकते हैं। इसका थोड़ा सा नाम बहुत गजब लग रहा है, निकोटिनिक एसिड। विटामिन B5 निकोटिनिक एसिड। विटामिन B5
निकोटिनिक एसिड, विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन या इलेक्ट्रोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन। इसका स्रोत भी एक बार देख लेते हैं। विटामिन B1 जो मिलेगा, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, वह मिलेगा अनाज के छिलके से, उसके बाद मांस, मेवा, सोयाबीन से, उसके बाद मछली, अंडा से विटामिन B1 हम लोग को मिलेगा। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी और विटामिन A की कमी से रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसके बाद है विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B5 की कमी से प्लेग्रा विटामिन B5 की कमी से प्लेग्रा नमक। विटामिन B6 का जो है स्रोत है वो है दूध, फल, अनाज, हरी सब्जी। दूध, फल, अनाज, हरी सब्जी विटामिन B6 से मिलेगा, जिसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। चलिए, विटामिन को आज हम यहीं पर रखेंगे, अगले दिन से कंटिन्यू करेंगे। विटामिन को फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहीं पर 40 मिनट हो गया। आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाए। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपना प्यार देंगे। जय हिंद, जय भारत।